नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज आप लोगों को मैं बताऊँगी कि किस तरह से मैं छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक आई। जब मेरी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, तो मैं आखिर कैसे पहुँची। और एज़ अ फ़ीमेल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना कि हम किसी एक सिटी से दूसरे सिटी जाएँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली अगर हमारी जैसी लड़कियाँ हैं, जो कि अपने किसी भी कहा जाए डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत साफ़-सुथरी और बहुत ही ज़्यादा एक सिद्धांतवादी लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने दम पर अपना करियर बनाना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये स्टोरी बताकर लोगों की मदद करूँ, लोगों को एक रोड मैप दिखे, एक आइडिया हो कि वो भी किस तरह से बिना कहा जाए किसी के सपोर्ट के भी आगे बढ़ सकती हैं। मुझे एक्चुअली एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल किया और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ अपना ये जो छत्तीसगढ़ से लेके दिल्ली तक का जो आपका जर्नी रहा है, आप कैसे अपने आप को यहाँ एस्टैब्लिश की, ये चीज़ आप प्लीज़ बताइए। तो मैं इसलिए आप लोग को बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप सबके बहुत काम आएगी ये स्टोरी, अगर आप एडवोकेट हैं या एडवोकेट बनने जा रहे हैं तो। देखिए क्या हुआ मेरे साथ कि मैं छत्तीसगढ़ में जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो मैं सीनियर सर्च कर रही थी। तो स्टार्टिंग में सीनियर तो मैं जब सर्च कर रही थी, तब तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो स्टार्टिंग में जब मैं सीनियर सर्च कर रही थी, तो उस टाइम पर आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मतलब मेरा ऐसा हो गया था, मैं मोहल्ले-मोहल्ले जाकर सीनियर ढूँढ रही थी। मैं बिलासपुर में थी और वहाँ पर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं कोर्ट में किसके पास जाऊँ, कैसे करूँ? एज़ अ फ़ीमेल तो और भी डर लगता है। तो मैं मतलब ऐसे सड़क-सड़क चल के ना लोगों के घर जा के मतलब ऐसा पूछ रही थी, लेकिन कोई भी एडवोकेट कोऑपरेट ही नहीं कर रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था, कोई भगा दे रहा था, कोई मेरे फादर का नाम देखकर ही भगा दे रहा था कि आप पापा के साथ क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहा। मैं उनको क्या बताऊँ कि मेरे पापा बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते एडवोकेसी प्रोफ़ेशन में। तो फिर मैं मतलब मुझे वहाँ कोई अपॉर्च्युनिटी ही नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट गई वहाँ के, और वहाँ पर भी मैंने कुछ लोगों से गाइडेंस लिया। उन लोगों ने कुछ एडवोकेट्स का मुझे रिकमेंडेशन दिया, बट मुझे वहाँ पर भी कहीं न कहीं जूनियरशिप का ऑप्शन नहीं मिला। मुझे किसी ने भी रखा नहीं, ठीक है, हल्के में लिया। एंड फाइनली मैं अपने होम टाउन गई, वहाँ पर एक भैया थे। उन्होंने मुझे बोला कि साक्षी हमारे रिलेटिव में, क्योंकि वो भाई पट्टीदार के ही थे, मतलब दूर-दराज के रिलेशन नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि साक्षी हमारे रिश्तेदार में ही एक कोई सर हैं, जो कि हाई कोर्ट में हैं और बहुत ही मतलब अच्छे वकील हैं वो। मैं उनका नंबर दे रहा हूँ, तुम उनके पास जाओ, वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और किसी भी तरह से तुमको कहा जाए डिमोटिवेट नहीं करेंगे, तुम जाओ उनको जॉइन करो। मैं गई उनके पास और उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। काफ़ी बुज़ुर्ग थे वो, 77 इयर्स ओल्ड अप्रॉक्सिमेटली थे। आप सोचिए 77 साल के थे वो बुज़ुर्ग, और फिर भी वो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ जाते थे, ठीक है? तो वो मतलब मुझे 1 महीने तक लेकर गए। इवन उन्होंने स्टाइपेंड भी दी मुझे ₹2000 लास्ट में। लेकिन कहीं न कहीं उनके साथ एक फैमिली कनेक्शन तो था, ठीक है? तो दैट्स व्हाई एक उसका मुझे एक प्रिविलेज मिल रहा था कहीं न कहीं, मतलब वो बताते थे कि अरे ये तो मेरी पोती जैसी है। तो मुझे एक स्पेशल रिस्पेक्ट मिलता था हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में, और उस वजह से कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे अगर जाना था मुझे, इस तरह से अगर मुझे आगे बढ़ना था, तो फिर तो शॉर्टकट वाले तरीके अपनाना था, तो फिर तो बहुत रास्ते हैं, ठीक है? मैं इस तरह से ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मुझे अपना खुद का नाम बनाना है। और प्लस साथ ही साथ ना उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे, बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर थे, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे। और मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ही डाँट देते थे, एक्सेस में, कि मतलब मेरा पूरा-पूरा दिन खराब जाता था उस दिन। तो उस वजह से क्या हुआ, मतलब इतना स्ट्रेस मैं बता रही हूँ, मतलब अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो गई ना, तो वो तुरंत कार निकाल के निकल जाते थे हाई कोर्ट, वो मेरा वेट ही नहीं करते थे। और उस वजह से एक दिन ऐसा हुआ था कि मतलब वो रेलवे क्रॉस करके जाना पड़ता था ना, तो मतलब इतना ज़्यादा मैं हड़बड़ाई हुई थी कि कहीं सर कुछ वो ना कर दें, कि मैं बैरिकेड जो लगे रहता है जो रेलवे ट्रैक के पास, मैं वहाँ से नीचे से घुस के क्रॉस कर दी, ट्रेन आ रही है और मैं मतलब क्या कहते हैं निकल गई, ठीक है? और लिटरली बता रही हूँ, मतलब आप सोचिए भगवान ने मेरी कितनी बड़ी मदद की थी कि मैं बस ट्रैक के उस पार पहुँची हूँ और जस्ट 2 सेकंड में ट्रेन निकली है पूरी धड़-धड़, धड़-धड़-धड़। मतलब जब मैं पीछे मुड़ के देखी हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि हे भगवान! मैंने क्या किया? अगर 2 सेकंड का लेट हुआ होता तो मेरा मैटर क्लोज़ हो गया होता उसी दिन। तब उस दिन मुझे एहसास हुआ कि साक्षी, इनके साथ ज़्यादा लंबा मैं काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं इतने प्रेशर में हूँ, क्योंकि एक सीनियर मिला था, मुश्किल से मिला था। इतने प्रेशर में हूँ कि मैं मतलब रेलवे ट्रैक क्रॉस कर जा रही हूँ, मतलब बिना परमिशन के, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे लगा कि साक्षी, इतने प्रेशर में तो काम नहीं हो पाएगा, प्लस कहीं न कहीं एक ये भी दाग लग जाएगा कि यार तुम्हारे फैमिली के थे, उन्होंने तुम्हारे अप्रोच लगवा दिए होंगे। तो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को उनके साथ अब काम नहीं करना है, ठीक है? और मैंने फाइनली फिर उनको छोड़ा।
अब इस बीच हुआ ये कि मेरे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो गई जिसके कारण मैं मेंटली बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। बहुत मतलब कुछ लोगों ने मुझे बहुत परेशान करने की कोशिश की थी। मैं क्या बताऊँ, अब वो लंबी कहानी है, ठीक है? मतलब उन लोगों ने मेरी ईमानदारी का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया था कि मैं क्या बताऊँ। तो वो कुछ कैसे भी करके मैं तिकड़म बुद्धि लगाकर मैं उस मुसीबत से निकली। एंड मेरा गोल मतलब कहा जाए ये था ही कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली प्रैक्टिस करनी है तो है, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम्स के कारण मैं निकल नहीं पा रही थी और मैं डीमोटिवेट हो चुकी थी। मैं बैठी हुई थी, मुझे याद है मैं अपने कमरे में ऐसी किनारे पे बैठी हुई थी मोबाइल लेके, और उसमें मेरे सामने एक रील आई जिसमें चंद्रचूड़ सर जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका आया, जिसमें मैंने देखा कि कुछ मैटर्स पे वो बहुत करेजियस कहा जाए, बहुत हिम्मत से फ्रंट पे आकर बोल रहे थे बिना किसी की परवाह किए बगैर। और मैं देख रही थी कि कमेंट सेक्शन में भी लोग मतलब इतना ज़्यादा उनको मतलब चार बातें सुना रहे थे, कुछ लोग जो मतलब उनकी अच्छी बात का भी विरोध कर रहे थे। एंड ऐसे भी मतलब मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे मुद्दे उन्होंने उठाए और उसके बावजूद भी लोगों ने इतने बड़े लेवल पर उनका मतलब, कुछ जो होते हैं ना दुष्ट लोग होते हैं, मैं देखिए ये बंदा जब इतनी हिम्मत से इतनी बड़ी पोजीशन पे होते हुए टिका हुआ है, तो यार अभी हम क्या हैं, हमारा तो अभी छोटा सा स्ट्रगल है, एडवोकेसी का स्ट्रगल है, ठीक है? प्रेशर तो इन लोगों पे होता है, अगर ये झेल सकते हैं हमारे जैसे इंसान है, तो मैं मतलब इतना क्यों डर रही हूँ, इतना क्यों सोच रही हूँ? मेरे को भी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है ना आगे जाकर। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो यार शुरू करते हैं यार, इतना नहीं सोचना, निकल जाते हैं, देखा जाएगा भगवान भरोसे। और मैंने सच बता रही हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड से कांटेक्ट किया, एक फ्रेंड से कि यार मुझे मतलब कुछ दिन के लिए वहाँ रहने का अलाउ करेगी अपने फ्लैट में? तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तो अभी हूँ नहीं, तू चले जाना, वहाँ चाबी वगैरह मैं दिलवा दूँगी, तू वहाँ पर स्टे कर लेना। मैं उस लड़की के भरोसे अपना टिकट वगैरह करा ली। वो लड़की भी मुझे धोखा देने वाली थी, वो छत्तीसगढ़ की थी, ठीक है, पर दिल्ली में रह रही थी। वो आगे मुझे धोखा देने वाली थी, मुझे पता नहीं था। मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली, मैं मतलब भोर में मेरी ट्रेन थी, मैं निकल गई। एंड मम्मा वॉज लाइक साक्षी कैसे मैनेज करोगे, वॉट आर यू डूइंग? आई वॉज लाइक पता नहीं मम्मी, मैं देख लूँगी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे पास गिन चुन के 2-2,500 रुपये थे, ठीक है? और मैं निकल गई और इतना लगेज था, वो लगेज मैंने मतलब कुली उली के दम पे किस तरह से रखवाया अपना, और फिर मैं कैसे कैसे करके दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद मैं बता रही हूँ, मैं मुखर्जी नगर में वो रूम था, और मैं मुखर्जी नगर पहुंची। गोपालपुर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा टाइप करके। गोपालपुर इतना लोअर टाइप का एरिया है ना, इतना डेंजरस एरिया है, वहाँ लड़के लड़के बस रहते हैं। वहाँ पर उसका फ्लैट था, और मैं मतलब बस भगवान का नाम लेकर मैं गई थी कि यार रिस्क तो लेना है यार, मतलब जब इतना आगे आई हूँ तो इतना डरना क्यों है। मैं गई, जिस लड़के का उसने नंबर दिया था कि हाँ वो ताला का चाबी दे देगा, ठीक है, आपको फ्लैट की चाबी दे देगा, वो लड़का है ही नहीं वहाँ अवेलेबल, ना वो फ़ोन उठा रहा है। और ये बंदी, मैं भोर में पहुँची हूँ दिल्ली, ये बंदी भी फ़ोन नहीं ले रही है। ऑटो वाला बेचारा परेशान कि मैडम आपको अकेले यहाँ सुनसान कैसे छोड़ के जाऊँ मैं? वो बेचारा बोला मैं जब तक आपका फ्लैट नहीं ढूंढवा देता मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। आई वॉज़ लाइक दिल्ली शहर जिसको मैं इतना खतरनाक समझ रही थी, यहाँ इतने हेल्पिंग लोग हैं। मतलब भगवान कहते हैं ना, मदद के लिए भेज देते हैं लोग। वो बंदा मेरे साथ घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। फिर एक ना कोई बहुत गरीब लड़का था, मतलब बिहार का था बेचारा, वो जा रहा था लाइब्रेरी के लिए। तो मैंने उसको बोला भाई मेरी, बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश की, बट कोई हिम्मत नहीं कर रहा था हेल्प करने का, मतलब क्योंकि फ्लैट ढूंढना था। और फ्लैट ढूंढने के बाद अब क्योंकि चाबी मेरे पास थी नहीं, तो उसने, मेरी फ्रेंड ने कॉल, जब मैंने लास्ट में एक अंतिम कॉल किया तो उसने उठाया, तो उसने बोला कि तू ताला तोड़ देना। अब भाई ओनर को भी नहीं बताना है, ठीक है? तो मैंने बोला ओनर को भी नहीं बताना, ताला भी तोड़ देना। बोलती है अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैंने रेंट पे कर दिया है, ठीक है? अब जब तक रेंट पे किया है तो मैं ताला तोड़ूँ ना तोड़ूँ, दिस इज़ माय वो ना मतलब मेरी अपनी वो है ना। तो मैंने कहा ठीक है। अब लेकिन कोई ताला तोड़ने को तैयार नहीं था। तो वो बंदा बेचारा था कि मैडम आप श्योर हो ना ये वही फ्लैट है? मैंने बोला हाँ भाई वही फ्लैट है। बोलता कंफर्म कर लो, मैंने ताला तोड़ दिया, मैं अंदर हो जाऊँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, रुक मैं रिकन्फर्म करती हूँ। मैंने फिर रिकन्फर्म किया, कई बार कॉल किया उस इंसान को जिसने मतलब कहा जाए जिसका नंबर उसने दिया था। तो उसने कन्फर्म किया नहीं यही ताला है, आप तोड़ लो। फिर वो बंदा ताला तोड़ा, मैं फाइनली अंदर गई उस रूम में। 2 दिन मैंने उस रूम में कैसे सर्वाइव किया है, पानी तक वहाँ खरीद के पीना पड़ता है आपको पता है। एंड वो कमरा इतना मतलब ऐसा लग रहा था खंडहर, करोड़ों सालों का खंडहर। माय गॉड मैं कैसे सर्वाइव की हूँ ना, मेरी आत्मा जानती है। इतना छोटे छोटे मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। गोपालपुर कभी जाओगे ना आप मुखर्जी नगर के, तो आप वहाँ के कमरे देखना। मैं वहाँ पर 5 से 6 दिन रही, लेकिन मेरी उस फ्रेंड ने ना इतना इतना ज़्यादा मुझे डीमोटिवेट किया दिल्ली को लेकर, इतना मेरा मनोबल तोड़ा, इतना मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ा। और मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया था,
जहाँ पर ना वो मुझे उस 4-5 दिन, मतलब वो जो भी मैं 10-20 दिन मैं सोच रही थी कि रह लेती हूँ मैं वहाँ पे, उसके वो पैसे माँगने लग गई कि यार मुझे पै तो मैंने बोला पैसे देने से मना नहीं कर रही बहन, लेकिन थोड़ी-सी अभी रुक जा, मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊँ, मैं तेरे पैसे दे दूँगी। नहीं, मुझे अभी ही ट्रांसफ़र कर वो 20 दिन के पैसे। मतलब मैं उस टाइम पर ये सोची कि यार ये अचानक से ऐसे कैसे कर रही है, जहाँ पर ये बोल रही थी आ जा बहन कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब मैनेज, वहाँ पर अचानक से इतना ज़्यादा रुकने को भी 20 दिन भी रुकने को तैयार नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हो गया यार, एक तो मैं यहाँ पर इतनी सफ़र ऑलरेडी कर रही हूँ, तो कोई मतलब नहीं है स्टे करने का, मैं यहाँ से निकलती हूँ, कुछ भी मैं देखती हूँ ऑप्शन। मैं वहाँ से फिर पता नहीं, मतलब मैं उस 4-5 दिन में मैं बता रही हूँ ना, मैंने मुखर्जी नगर के कैसे-कैसे अलग-अलग जगहों पे जाके जॉब ढूँढी है, और मतलब कितना स्ट्रगल किया है, मैं एक वीडियो में मैं बता ही नहीं सकती। फिर मैं लक्ष्मी नगर, मेरे को ना मेट्रो यूज़ करने आता था, ना कुछ आता था, मैं लक्ष्मी नगर कैसे-कैसे पहुँची हूँ लोगों को फ़ॉलो करते हुए। वहाँ पर ओएलएक्स के माध्यम से मैं, मतलब बस इतना देखिए कि गुप्ता है ना, वो पीजी वाले गुप्ता है ना, तो गुप्ता सेम ही होंगे। मैं अंदाज़तन अपने जात बिरादरी के नाम से ऐसी पीजी बस ले ली, ठीक है, जो भी मुझे सामने मिला। एंड मैं वहाँ पर रहना शुरू की, लेकिन वहाँ की कॉम्प्लिकेशन ये थी कि मतलब वहाँ पर ना हवा पानी सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब एकदम सांस लेने को भी ढंग से नहीं मिलता था, इतना बंद बंद था। और स्टार्टिंग में आलू चावल पे ज़िंदा रहना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कैसे कैसे इधर उधर से पैसे मांग के तो रेंट पे की थी। तो मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था कि उन दिनों मतलब मैं बहुत ज़्यादा, फिर वो मैं 1.5 महीने तक एक ट्यूशन के लिए परेशान होती रही। इतना पैसा कमीशन देने के बाद भी मुझे यहाँ ट्यूशन नहीं मिल रहा था, ट्यूशन पढ़ाने को। मतलब ऐसा नहीं है कि टैलेंट में कोई कमी थी, लेकिन मेरे साथ फ्रॉड कर जा रहे थे, जो एजेंट होते हैं ना ट्यूशन्स के, वो फ्रॉड कर जा रहे थे। मतलब 1.5 महीने बाद जाकर इतना मैंने जब धमकाया वाया कि मैं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन करूँगी, तब जाके उसने फाइनली मुझे मई में जाके ट्यूशन दिया, ठीक है। उस एक ट्यूशन में मुझे 5500 रुपये मिलते थे, और उसके ज़रिए मैंने अपना रेंट पे और खाना, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, मैं नवंबर तक अप्रॉक्सीमेटली 5500 रुपये में अपना गुजारा की हूँ दिल्ली में। 5500 पर मंथ बस मेरे पास आता था, और उसमें मैंने सर्वाइव किया है दिल्ली में। कैन यू इमेजिन? ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया। और इसी बीच ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैं लगातार नए नए एडवोकेट से मिलती थी, धोखा खाती थी, एडवोकेट से मिलती थी, धोखा खाती थी। मैं परेशान हो गई लिटरली। फाइनली फिर वही जो लास्ट वाले सीनियर आई जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मैंने बताया था एक वीडियो में। उसके बाद जनवरी का लास्ट आ गया था, 28 जनवरी का दिन था मुझे याद है, और मैं काफ़ी डिप्रेस थी। मतलब मेरा ऐसा था कि साक्षी अब दिल्ली छोड़ना है, अब नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत हाथ पाँव मारे जॉब वगैरह के लिए, कुछ नहीं हो रहा था। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब छोड़ना है दिल्ली। अब मैं अपने होम टाउन भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ कोई हमारा अपना घर है ही नहीं। मम्मी हॉस्टल में रह रही हैं, और पापा की भी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली गई है। पापा किसी तरह ज़बरदस्ती चाचाओं के घर पे रह रहे हैं। आई वाज़ लाइक कैसे करूँगी मैं, कहाँ जाऊँगी? तो फाइनली आई वाज़ लाइक कि चलो वो नाना नानी, बुज़ुर्ग नाना नानी हैं, उन्हीं के घर में जाकर रहेंगे। तो वहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, वहीं जाते हैं। तो मैंने ओनर को, अपने रूम के ओनर को भी बोल दिया था कि मैं 7 फरवरी को छोड़ रही हूँ। मैं आई वाज़ वेरी क्लियर अबाउट इट कि मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। और मैंने पूरा डिसीज़न ले लिया था। अब ये हो गया था कि चलो भाई 7 फरवरी को निकलना है, तो क्यों ना अब सुप्रीम कोर्ट देखते हुए चलें। जब दिल्ली आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट देखते हुए चलते हैं। फाइनली अब 1 साल बाद जब हार मान रहे हैं, तो चलो जो सपना था सुप्रीम कोर्ट का, वो देखते हुए चलते हैं थोड़ा-सा। तो मैं गई वहाँ पर, 1 महीने का पास ले ली, और उसके बाद मैं सोची कि चलो जितना दिन भी, अभी 7 फरवरी तक ही तो अब है, तो देख लेते हैं, थोड़ा कुछ दिन चले जाएँगे। 1 महीने का उसने पास मेरे को ऐसे ही बना के दे दिया एंट्रेंस वाली ने कि अरे रख लो ना मैडम, रख लो ना मैडम, बाद में देखना में भी ज़रूरत पड़ेगा। मैंने बोला 1 महीने का तो उतना नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, बना दीजिए। मैं कुछ बोली नहीं, बन गया तो बन गया, लेकिन रहना तो मुझे 7 फरवरी तक ही था। अब मैं फ़ोटो वहाँ पर खिंचवाई, जो इंटर्न्स वगैरह होते हैं उन लोगों से, और मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डाल दिया। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की फ़ोटो थी, वो पिक्चर्स पे, वो उसमें मैंने पास का भी, जो एंट्री पास था ना, उसको भी डाल दिया कि वाओ, फाइनली मुझे वहाँ पर का एक, कहा जाए, पार्ट बनने का मौका मिला सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। वो ऐसे मैंने डाल दिया। तो उसमें एक एडवोकेट थे, उन्होंने देखा कि ये लड़की जो है, वो शायद मुझे बहुत दिन से चैनल पे भी फॉलो कर रहे थे, और ऐसे भी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट में भी फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, और उसमें मैंने अपना नंबर इरेज़ करना भूल गई थी मैं स्टोरी में। तो उन्होंने डायरेक्टली मेरे नंबर पे उन्होंने कांग्रेचुलेशंस वगैरह लिख कर भेजा। तो पहले तो मैं बहुत नाराज़ हुई कि हाउ यू हैव गेट माय नंबर, आप मेरा नंबर ऐसे कैसे पा गए, और आप ऐसे कैसे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं बहुत नाराज़ हुई, और उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि आप आइए यहाँ पर, एक मतलब एडवोकेट्स लोग भी आ रहे हैं, कोई लॉ मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ एक प्रॉपर मीटिंग है, वहाँ पर भी आइए, ऐसा वैसा। उस टाइम इलेक्शन वगैरह भी चल रहे थे ना।
तो आइए, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं आना है, बट मैं देखूँगी ऐसा वैसा, मैंने बहाना वहाना मार दिया। फिर उन्होंने किसी तरह रिक्वेस्ट वेस्ट करके कॉल पे बात की, तब फाइनली मुझे थोड़े वो समझ में आए। और फिर भी मैं मतलब बहुत ही थोड़ी काम भर की बातें कर रही थी उनसे, और वो बस एक ही चीज़ बोल रहे थे उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में कि साक्षी प्लीज़ कंटिन्यू योर यूट्यूब चैनल, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे मतलब जो कंटेंट है उसमें दम है, तुम क्यों यूट्यूब में सीरियसली वीडियो नहीं डाल रही हो, क्यों सीरियसली वीडियो नहीं डाल रही हो, क्यों बार बार रुक जा रही हो। मैंने बोला हाँ मैं डालूँगी। अब एक दिन उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाया, और वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े एडवोकेट से मुझे मिलवाया, और मतलब वहाँ पर एक सीनियर डेजिग्नेशन का मामला था, उसमें भी इन्वॉल्व किया। देन आई अंडरस्टैंड कि ये कोई मतलब कहा जाए अरे गहरे आदमी नहीं है, काफ़ी रिस्पेक्टेड आदमी है। एंड देन फाइनली उन्होंने मुझे समझाया कि साक्षी यू शुड मेक योर वीडियोज़ कंटिन्यूसली रेगुलरली। तो मैंने बोला बिल्कुल सर। बोले तुम बनाओ, तुम मेरी बात मानो। एंड मैंने उनकी बात पे फॉलो किया। वो एक जामवंत की तरह होते हैं ना, उन्होंने मेरी लाइफ में जामवंत का रोल प्ले किया, जिन्होंने मुझे मेरी शक्तियों का एहसास कराया कि साक्षी द वीडियोज़ यू आर मेकिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल, काइंडली अंडरस्टैंड। 200-300 व्यूज़ देखकर ऐसा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूसली वीडियो डालो। आई एम टेलिंग यू 1 to 2 मंथ्स में आपको डिफरेंस दिखेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने फॉलो किया सर की बातों को, एंड मैंने कंटिन्यूसली वीडियो डालना शुरू किया, हर दिन डालना शुरू किया। जो भी थी मेरी एक आइडियोलॉजी मैंने शेयर करना शुरू किया। एंड आई एम टेलिंग यू, फरवरी 28 जनवरी था ना मेरा गिव अप वाला दिन, एंड आज कितना है, आज देख लीजिए वही अप्रैल का मंथ चल रहा है। मतलब आप सोचिए आज मेरा चैनल कहाँ पहुँच चुका है, 7,500 सब्सक्राइबर। जहाँ पर 250 सब्सक्राइबर थे 28 जनवरी को, वहाँ 7,500 सब्सक्राइबर आज हो चुके हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। 250 थे कि 400 थे, मतलब छोटे मोटे ही सब्सक्राइबर्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। और आप सोचिए कि आज इतने सारे सब्सक्राइबर, इतना ज़्यादा व्यूज़, मतलब उस 3 महीने के हिसाब से तो बहुत आ गया ना, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर इतना कुछ। तो ये एक जो था, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, लोगों ने एप्रिशिएट करना शुरू किया, लोग ईमेल कर के बता रहे हैं कि मैम यू आर डूइंग वेल। एंड फिर उसके बाद इस बीच मोनेटाइजेशन हो गया, यूट्यूब ने सारी पेमेंट डिटेल ले ली है। अभी ऐसा है कि जो उसका एक जो लिमिट पॉइंट है ना, वहाँ तक पहुँचने में टाइम है, वो पेमेंट अभी इतनी आसानी से नहीं करेगा। उसको पेमेंट देने में मुझे लगता है आराम से 2-3 महीने लग जाएंगे, जितनी मतलब कहा जाए जिस तरह का परफॉर्मेंस मेरे चैनल पे चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं फाइनेंशियली अभी थोड़ी स्ट्रगल कर रही हूँ कि मतलब अब भाई वीडियो अगर बीच में बनाना छोड़ दूँगी तो भी प्रॉब्लम है, और यूट्यूब और कोर्ट एक साथ लेकर चलना, और उसमें साथ ही साथ ईमेल में भी है, मैं सेवा दे रही हूँ, व्हाट्सएप में भी मैं सेवा दे रही हूँ लोगों को फ्री में। तो उससे क्या हो रहा है ना कि मैं एक्सट्रीमली इंगेज्ड हो गई हूँ। मैं कई बार खाना खाना भूल जा रही हूँ, पता है, अपनी केयर करना भूल जा रही हूँ। तो आप सोचिए कि मैं मतलब ट्यूशन वगैरह कहाँ पढ़ा पाऊँगी, अलग से एक्स्ट्रा अर्निंग का क्या कर पाऊँगी। और जैसा कि आप जानते हैं मैं बहुत सिद्धांतवादी हूँ, तो ऐसा नहीं कि क्लाइंट को बेवकूफ़ बना बना के पैसे निकाल रही हूँ ना। तो उस वजह से मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरे को इस तरह का एक पोस्ट डालना पड़ गया अपने रूम रेंट के लिए। तो ये चीज़ थी। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि मतलब मैं आपको बता रही हूँ, अब जाकर फाइनली मतलब इस बीच जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, लोगों ने मेरे वीडियोस, दिल्ली के भी बहुत सारे लोगों ने देखा, लोग मुझे अपने चैम्बर बुलाने लग गए। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जितने चुनाव हुए उसमें लोगों ने मुझे इतना इन्वाइट किया, सारी चीज़ें। तो अब लोगों ने बहुत बुलाने की कोशिश की, अरे साक्षी क्या पढ़ी हुई हो, यू आर सो टैलेंटेड, योर स्पीकिंग स्किल इज़ वेरी गुड, प्लीज़ ज्वाइन अस। बट आई वॉज लाइक नो नो। आज यही पब्लिक ना, जिस पब्लिक के लिए निश्चल मन से मैं आज काम कर रही हूँ इस चैनल पे, इस पब्लिक ने मेरा ये कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, जिसकी वजह से आप मुझे आज बुला रहे हैं। आप लोग उस 1 साल में कहाँ थे? उनके सामने नहीं बोला, बट अपने मन में सोचा कि ये 1 साल कहाँ थे? आज आप लोगों ने मुझे सराखों पे बैठाया ना, और अब आप ही लोग का साथ छोड़ दूँ? नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि साक्षी मैम आप तो छोड़ दें, कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी जान मेरे शरीर से एक बार छोड़ सकती है, मतलब मेरी आत्मा एक बार मेरा शरीर छोड़ सकती है, लेकिन मैं आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ सकती। जो साफ़ सुथरे, सच्चे, ईमानदार, न्याय में भरोसा रखने वाले लोग हैं, उनके लिए साक्षी गुप्ता अंतिम सांस तक खड़ी रहेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया ना कि अब तो मेरा काम शुरू हो गया है। पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ़ नीयत से मैं लगी हुई हूँ, और साफ़ नीयत से अगर वकालत के धंधे में काम करोगे तो फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे स्टार्टिंग में, दैट इज़ द फैक्ट, ठीक है। तो मैं अपनी पूरा पोटेंशियल यूज़ कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 3-4 महीनों में इतनी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँगी कि मुझे ये रेंट और खाने और ये सब बेसिक खर्चों के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड यही मेरी स्टोरी थी।
छोटी सी छत्तीसगढ़ से लेके दिल्ली तक की, जो कि मैंने शॉर्ट से शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। और भी ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैंने इस बीच बहुत सारे माइनर मैंने इतना स्ट्रगल किया है ना, आई एम टेलिंग यू, कहाँ नहीं गई हूँ। मतलब सीलमपुर, वज़ीराबाद, मौजपुर, कैसे कैसे इलाकों में जाकर मैं सीनियर्स को ज्वाइन की हूँ, मैं जानती हूँ। खतरनाक बाबा, मैंने मतलब सारी खतरों के खिलाड़ी वाले सारे रोल्स मैंने क्रॉस कर दिए थे जो आप लोग कभी कभी देखते हो ना, इतनी हिम्मत कैसे आ गई है। मैंने बचपन से ना, मतलब सारे, भगवान ने जितने भी टेढ़े खतरनाक रास्ते ना, उन सारे रास्तों में मुझे चलवाया। तो दैट इज़ द ट्रुथ ऑफ माई लाइफ। इतना ज़्यादा खतरों के रास्तों पे चल रही हूँ, इतना ज़्यादा चल रही हूँ कि मेरे अंदर का खौफ ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। और मुझे पता है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि खुद भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े खतरों के खिलाड़ी होंगे, लेकिन अगर मेरी स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो बहुत अच्छी बात है। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी आपके काम की वीडियोस लाऊंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से इस जर्नी में, जो लीगल जर्नी होती है ना, लॉ स्टडीज़ से लेकर एडवोकेसी तक की, इसमें फाइनेंशियली आप कैसे अपने आप को डील कर सकें, कौन कौन से प्रोफेशन में आप काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैं सारे रास्ते आपको अच्छे से प्रैक्टिकल उसमें बताऊंगी अप्रोच से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट जानकारी दूंगी किसी अच्छे टॉपिक पे। धन्यवाद दोस्तों।